इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। अगर किसी कोर्ट का कोई भी फैसला कोई हायर कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, तो किसी भी लिटिगेंट को ये कोई हक नहीं है कि वो यहाँ खड़ा होकर ये बोले कि ये जज कोई फैसला करने के लायक नहीं है, क्योंकि जज की कॉम्पिटेंस को उसका हायर कोर्ट डिसाइड करता है, लिटिगेंट डिसाइड नहीं करता। तो अगर हमारे रिजॉइंडर को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा, इट विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मिलॉर्ड। सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने जाके जज बदलने की रिक्वेस्ट की थी, तब ईडी की रिक्वेस्ट पे जज चेंज हो गए थे। Prima facie court has observed that you can't record the court proceedings. You recorded it, you violated Delhi High Court rules. Delhi High Court judges have in fact directed to take it down. This direction was issued to social media platforms, and further notice was issued to all the respondents, including Arvind Kejriwal and his party members, to file reply. केजरीवाल के जो भी 10 पॉइंट्स थे, किन किन कारणोंवश वो चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ये मैटर ना सुने, और उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब वकील बन सकते हैं, तो हमने जज से मांग की कि हमें हमारी कंपटीशन ना बढ़ाए। जब आपने उसके अगले साल मुझे आमंत्रित किया, तो मैं उससे एक स्टेप आगे फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी। उसके अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थी। और जब आज आपने मुझे आमंत्रित किया, तो बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया। आज की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। पूर्व सीजीआई बाबा बलेश्वर के दरबार में दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका केजरीवाल केस से क्या लेना देना है। सीधा लेना देना भले ही ना हो, लेकिन सवाल बड़ा है। जब देश की सबसे बड़ी संस्थाओं से जुड़े लोग निजी आस्थाओं, राजनीतिक घटनाओं या विवादों में दिखते हैं, तो जनता के मन में एक सवाल उठता है, क्या हमारी संस्थाएं पूरी तरह निष्पक्ष हैं? और यही सवाल आज अरविंद केजरीवाल के केस में भी उठ रहा है। क्या अदालत भी अब पक्षपाती लगने लगी है? क्या कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो रहा है या फिर विरोधियों को दबाने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम तथ्यों, कानून और हालिया घटनाओं के आधार पर समझेंगे कि केजरीवाल केस में आखिर चल क्या रहा है। मामला शुरू कहां से हुआ, आइए समझते हैं। ये पूरा विवाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा है। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। सरकार का दावा था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, राजस्व बढ़ेगा और सिस्टम पारदर्शी बनेगा। लेकिन कुछ महीनों बाद आरोप लगे कि नीति बनाने में कुछ शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। इसके बाद कई बड़े नाम सामने आए। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए और फिर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए। यहीं से राजनीति गर्म हो गई। आपने कहा ये सब विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश है। बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। अदालत में नया विवाद क्या है वो समझिए। अब आते हैं हालिया विवाद पर। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई। उन्होंने मांग की कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस केस की सुनवाई ना करें। मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। इट इज नॉट अ बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। नो नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के। और ये केस पॉलिटिकल केस है और मैं आऊंगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूँ। इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, परसेप्शन
matters like Caesar's wife and investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि CBI जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है. तो अगर CBI पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. आप मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी. कहने आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लिखवाऊंगी. आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ. मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट. आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस. इसे कानून की भाषा में कहते हैं रिस्क्यूअल प्ली, यानी किसी जज से खुद को केस से अलग करने की मांग. ऐसा कब होता है? जब किसी पक्ष को लगता है कि निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह है, भले ही जज निष्पक्ष हो. लेकिन अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन को बायस हो, यानी एक सामान्य व्यक्ति को भी लगे कि पक्षपात की आशंका है, तो मामला दूसरे जज को जा सकता है. यही केजरीवाल पक्ष का तर्क था. केजरीवाल पक्ष ने क्या कहा? जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार केजरीवाल पक्ष ने कई बिंदु उठाए. पहला आरोप, जज ने पहले के आदेशों में इतनी विस्तृत टिप्पणियां की कि ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही राय बना ली है. दूसरा आरोप, जज के परिवार के कुछ सदस्य केंद्र सरकार के पैनल में वकील हैं. तीसरा आरोप, कुछ सार्वजनिक आयोजनों और वैचारिक मंचों में मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए. आप नेताओं ने कहा, अगर सरकार केस लड़ रही है और जज के परिवार का सरकार से प्रोफेशनल संबंध है, तो संदेह स्वाभाविक है. ध्यान रहे, ये आरोप अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य नहीं है. आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के कोर्ट में ये फैसला आया, जिसमें जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कोर्ट को ही कहा कि हमारे दिल में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमें इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा. और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने 10 पॉइंट बताए कि भाई ये मुख्य कारण है कि इसलिए मेरे दिल में एक एप्रीहेंशन है. कोर्ट ने कहा ये सारी की सारी एप्रीहेंशन जो है गलत हैं, आपको यहीं से न्याय मिलेगा, मैं ही न्याय दूंगी. और वो न्याय देंगी. 1-2 बातें मैं रिक्यूजल के विषय में आपको कहना चाहता हूं. सत्येंद्र जैन साहब का राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था और जज का नाम था गीतांजलि गोयल. मामला सितंबर 2022 का था और जज साहिबा ने ईडी से कुछ सख्त सवाल पूछने शुरू किए कि भाई क्राइम क्या है, इसमें मामला क्या बनता है. और ईडी ये बात भांप गई कि यहां पे गड़बड़ हो सकती है. तो ईडी यानी कि केंद्र सरकार गीतांजलि गोयल स्पेशल जज के खिलाफ एडिशनल प्रिंसिपल सेशन जज साहब के यहां गई और बोली कि भाई हमें लगता है कि हमें यहां न्याय नहीं मिलेगा. और ईडी के कहने पे गीतांजलि गोयल जज साहिबा को बदल दिया गया, तुरंत बदल दिया गया. और यहां पे इतनी लंबी महाभारत चल गई और तब भी जज साहिबा कह रही हैं कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं और मैं ही सुनूंगी. एक विषय में उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही. उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई जज है तो क्या उसके बच्चे वकील नहीं बन सकते? उनकी फंडामेंटल राइट नहीं है? बिल्कुल है, जज के बच्चे वकील बन सकते हैं. मगर सवाल वकील बनने पे नहीं खड़ा किया गया था. सवाल इस बात पे खड़ा किया गया था कि आपके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पैनल पे हैं. यह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. केंद्र सरकार कोई एंट्रेंस एग्जाम तो लेती नहीं है कि आपको पैनल पे रखा जाएगा, आपने एंट्रेंस दिया, आप हो गए. ये तो जाहिर सी बात है, एक डिस्क्रिशन होता है. केंद्र सरकार का एक डिस्क्रिशन है कि इसको ले लिया, इसको नहीं लिया. और जब डिस्क्रिशन आता है तो इसको कहा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है.
क्योंकि आपके बच्चों की मदद केंद्र सरकार ने की है। मगर जज साहिबा ने उसको वकील बनने से जोड़ दिया। मुझे नहीं समझ में आया कि वकील बनने की बात नहीं है। वकील बनिए, जो चाहे जो बनना चाहे बनिए, मगर जब आप सुप्रीम कोर्ट के ही केंद्र सरकार के पैनल पे हैं तो एक रीजनेबल एप्रीहेंशन जो है दिल में उठता है। और रिक्यूजल बड़ी साधारण सी चीज है। मैंने आपको बताया ईडी ने इसी तरीके से जज साहिबा को बदलवा दिया था। यहां पे जज साहिबा कह रही हैं कि नहीं, आपके मन में जो भी आपकी शंकाएं हैं वो गलत हैं। जी हां, अदालत ने क्या कहा? जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये याचिका खारिज कर दी, और सिर्फ खारिज ही नहीं की बल्कि लंबा विस्तृत आदेश दिया। उन्होंने कहा किसी पक्षकार के बेबुनियाद संदेह पर न्यायाधीश अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता। अगर हर आरोपी केवल आरोप लगाकर जज बदलवाने लगे तो न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वो दबाव से मुक्त होकर सुनवाई करे। When a judge sits as a neutral adjudicator, the parties appearing before the court cannot question the competence of the judge by stating that since some of her judgments have been modified or set aside by a higher court, she is therefore not fit to do justice. यानी अगर किसी कोर्ट का कोई भी फैसला कोई हायर कोर्ट सेट असाइड कर सकती है, तो किसी भी लिटिगेंट को ये कोई हक नहीं है कि वो यहाँ खड़ा होकर ये बोले कि ये जज कोई फैसला करने के लायक नहीं है, क्योंकि जज की कॉम्पिटेंस को उसका हायर कोर्ट डिसाइड करता है, लिटिगेंट डिसाइड नहीं करता। There exists a clear boundary line for judges when it comes to entering the domain of parliament or the state legislature and questioning certain aspects, except as permitted under the constitution. The same principle will apply in reverse. A politician or an accused who happens to be a politician cannot be permitted to cross the boundary and sit in judgment over the competence of a judge. In any case, the fact that judgment has not been set aside or modified is a matter of record. यानी अदालत का संदेश साफ था, सिर्फ आरोप लगाकर बेंच नहीं बदली जा सकती। अब सवाल है, क्या अदालत कानूनी रूप से सही है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कानून क्या कहता है? भारत में कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। अगर एक निष्पक्ष व्यक्ति को भी पक्षपात की आशंका लगे तो रिक्यूजुअल पर विचार हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जज पर दबाव डालने या बेंच हंटिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। फाइल्ड बाय सीबीआई रिप्लाई, तो अगर हमारे रिजॉइंडर को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा, इट विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस my lord. My lord, he argued everything which a lawyer would never have argued. Now one second. See, बार-बार ये बोलना ही नहीं चाहिए। आपको तो कतई नहीं बोलना चाहिए कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, फॉर दिस रीजन कि आपको आउट ऑफ द वे जाके इस कोर्ट में, जिस वक्त ये कोर्ट रिजर्व कर चुकी थी ऑर्डर, मैंने आपका एक एडिशनल एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लिया जो नॉर्मली किसी भी आम आदमी के लिए नहीं किया जाता। मैंने फिर भी, क्योंकि आप सेल्फ रिप्रेजेंटेड थे, इसलिए मैंने आपका एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लिया। रजिस्ट्री आपकी कोई भी प्लीडिंग इसलिए नहीं करती, आपको भी मालूम है, क्योंकि आप सेल्फ रिप्रेजेंटेड हैं और आपने फर्स्ट डेट पर ये बोला था कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया ऑन माई बिहाफ टू डू एनीथिंग इन कनेक्शन विद दिस एप्लीकेशन। इसलिए आपके बिहाफ पर आप ही को पेश होना पड़ेगा, और तो कोई पेश नहीं हो सकता, क्योंकि आपने नहीं किया। आप मेरी बात को खत्म होने देंगे, आप पहले वेट करिए। तो आपने ही बोला, तो आपको रजिस्ट्री का एक रूल है, वो रूल सभी के लिए फॉलो होता है, तो वो रूल आपके लिए फॉलो हो रहा है। आप जो भी प्लीडिंग फाइल करेंगे, आपको पहले यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे बाकी लोग लेते हैं। आप, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है भी नहीं, ना कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एक बिल्कुल सिंपल केस है जैसे बाकी लोगों का होता है। अब मैंने जो लास्ट, जब इसको रिजर्व करने के बावजूद मैंने आपकी एक प्लीडिंग ऑन रिकॉर्ड ले ली, जब उन्होंने अपने रिटन सबमिशंस फाइल किए, आपने कहा मुझे कॉपी दे दी जाए, हमने आपको कॉपी दे दी। दिस वे ही इज राइट दैट देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ कि आप रिजॉइंडर फाइल करें रिटन सबमिशन का रिजॉइंडर फाइल नहीं होता। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद आपको ना पता हो, बिकॉज यू आर नॉट अ लॉयर, तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो रिजॉइंडर का भी उसका फाइल होता ही नहीं है, उसका कोई फाइल नहीं होता। आपको रिटन सबमिशन फाइल करने की मैंने एक परमिशन दी थी, आपने रिटन सबमिशन फाइल ही नहीं किया, उसका भी टाइम खत्म हो गया। और जिस दिन आप कोर्ट से गए थे तो आप परमिशन लेके खुद गए थे। दिस इज योर ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर केस, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर योर केस। तो ये एडवर्स बर्डन नहीं हो सकता है कभी भी। आई हैव, लाइक यू सेड, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर मी, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, एवरी लिटिगेंट हु अपीयर्स बिफोर मी। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसको हम कभी भी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम इधर उधर नहीं करेंगे। saying that since you are alleging bias, लेकिन मैंने, क्योंकि अपनी जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए 230 ऑलरेडी जा चुकी है,
I will take it on record, not as a rejoinder, but as a written submission. I'll treat it as a written submission. You give it to me on record, and I will deal with it in my judgment. And now, since the judgment is reserved for 2:30, you are giving me some additional. Who's giving? इनका नाम लिख लीजिए, जो भी दे रहे हैं. On his behalf, have you authorized him? क्या नाम है आपका? आपने इनको ऑथराइज किया है ना ये देने के लिए, मिस्टर केजरीवाल? यस, मैंने ऑथराइज किया मैम. हाँ जी. मैंने ऑथराइज किया. बेंच हंटिंग क्या है ये समझ लीजिए. जब कोई पक्ष अपनी पसंद का जज चाहता हो और सुविधा और असुविधाजनक जज हटवाने की कोशिश करता है तो यहां दो सिद्धांत टकराते हैं. निष्पक्ष न्याय दिखना चाहिए, अदालत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि कानूनी समुदाय दो हिस्सों में बटा हुआ दिखा. नहीं, देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है. संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर हमारा कोई मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए और पर्टिकुलर जज को भी रेस्पेक्ट देते हुए हम विद ड्यू रेस्पेक्ट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दूसरे जज के सामने सुना जाए. तो हमने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस बारे में कन्वेंशंस हैं. हमारी ही सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने जाके जज बदलने की रिक्वेस्ट की थी, तब ईडी की रिक्वेस्ट पे जज चेंज हो गए थे. तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें जो भी हमारे लीगल अधिकार हैं हम यूज करते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी विवाद हुआ. एक और बड़ा विवाद सामने आया. कोर्ट की कार्रवाई के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई. आरोप था कि अदालत की रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया. अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाने के निर्देश दिए. क्यों? क्योंकि कोर्ट रूम रिकॉर्डिंग आमतौर पर नियमों के खिलाफ होती है जब तक अदालत अनुमति ना दे. यहाँ सवाल उठता है, क्या जनता को पारदर्शिता चाहिए या अदालत की गरिमा बचाना ज्यादा जरूरी है? Prima facie, court has Look the camera, sir. Prima facie, court has observed that you can't record the court proceedings. You recorded it, you violated Delhi High Court rules. Delhi High Court judges have in fact directed to take it down. This direction was issued to social media platforms, and further notice was issued to all the respondents, including Arvind Kejriwal and his party members, to file reply. They had rules for social media intermediaries 2021, and it says that rule particularly says that when court declares or ministry says that this recording is illegal, then intermediaries have no option except to take it down. So for discussing this purpose, it was a stand of Meta that we can't identify all the recordings. So for this particular purpose, for the discussion on this case, court has issued notice to Meta. Court has asked who was the first person who recorded the court proceedings. So Meta somewhere said that we can't identify, but they are going to file affidavit and reply to this effect. If something can be done to this. On 6th, the date of hearing, sir, is 6th of July. Respondents are asked to file reply, and all the social media platforms are asked to file affidavit with respect to compliance of the court direction regarding removal of the court recordings. दोनों पक्षों की अपनी दलील है. राजनीति क्यों गर्म हुई ये समझ लीजिए. आप कहती है मोदी सरकार विपक्ष को एजेंसियों से दबा रही है. वो उदाहरण देते हैं कि विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई के केस बढ़े हैं. बीजेपी कहती है जो भ्रष्ट है वो जेल जाएगा. सरकार बदलने से कानून नहीं बदलता. यही नैरेटिव की लड़ाई है और केजरीवाल का केस अब सिर्फ कानूनी नहीं राजनीतिक प्रतीक भी बन चुका है. केजरीवाल के जो भी 10 पॉइंट्स थे, किन किन कारणोंवश वो चाहते हैं कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जी ये मैटर ना सुने. बेसिक पॉइंट यही था क्योंकि पिछले जो कई सारे हियरिंग्स हुए हैं उसमें डिटेल्ड ऑर्डर्स पास हुए हैं जिसमें से काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यू बना है. उसके बाद बेहतर यही है कि कोई और जज ये मैटर सुन ले. देखिए वो तो ये जज साहब रूल करेंगे. वो केजरीवाल साहब अपने पक्ष को खुद रख रहे थे. हाँ कि जज साहब ने कह दिया कि उन्होंने अच्छी वकालत करी है. हमने जज साहब को कह दिया था कि और उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब वकील बन सकते हैं, तो हमने जज से मांग की कि हमारी कंपटीशन ना बढ़ाए. नहीं, हमने ये कह दिया था कि मैं बहुत सारे ऐसे केसेस जानता हूं जहां
लोग जो जेल में थे अच्छे वकील भी बने हैं, अच्छे जज भी बने हैं। मैं जस्टिस कृष्णा अय्यर का जिक्र कर रहा था, जो खुद जेल में रहकर जब बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे तो उन्होंने वो लिखा भी था कि हमारे जो मूल हक है, फंडामेंटल राइट्स है, जेल के सलाखे के पीछे खत्म नहीं होते। जनता क्या देख रही है? जी हाँ, आम आदमी ये देख रहा है कि विपक्षी नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, कोर्ट में लंबी लड़ाई चल रही है, जमानत मिलती है, फिर दूसरी एजेंसी आ जाती है, राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। ऐसे में जनता के मन में भ्रम बनता है, क्या ये न्याय है, क्या ये राजनीति है, या दोनों साथ साथ चल रहे हैं? अब असली सवाल, अगर केजरीवाल दोषी हैं तो कानून अपना काम करे, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें तुरंत राहत मिले। जब आपने उसके अगले साल मुझे आमंत्रित किया तो मैं उससे एक स्टेप आगे फैमिली कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज थी। उसके अगले साल जब आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज थी। और जब आज आपने मुझे आमंत्रित किया तो बाबा ने मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया। धन्यवाद तो मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप मुझे यूं ही बुलाते रहे और बाबा मुझे कुछ बनाते रहे। प्रभु तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो प्रभु मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इस चीज से आरंभ करते हैं। मैं देखती हूँ लेकिन सबसे ज़रूरी प्रक्रिया पर भरोसा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र अदालतों पर भरोसे से भी चलता है। अगर जनता को लगे कि अदालतें निष्पक्ष नहीं हैं तो ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जी हाँ, आज मुद्दा सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है। आज मुद्दा है, क्या विपक्ष को न्याय मिलेगा? क्या अदालतें दबाव से मुक्त हैं? क्या कानून सब पर बराबर लागू हो रहा है? इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज पर ही बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की। ये दिल्ली एक्साइज केस पॉलिसी की सुनवाई कर रही हैं और मांग की जा रही है कि ये खुद को रेक्यूज कर ले, यानी खुद को इस केस से हटा ले। खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में पर्सनली आर्ग्यू करते हुए ये मांग रखी। मैम, आई फाइल्ड अ रिक्यूजल एप्लीकेशन एज पर द प्रोसीजर ऑफ द हाई कोर्ट। 3 कारण है इसके पीछे। पहला, उन्होंने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। ये आरएसएस से जुड़ी लॉयर्स बॉडी है। दूसरा, जस्टिस शर्मा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले कुछ सालों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े ऑपोजिशन लीडर्स के कम से कम 5 केसेस जस्टिस शर्मा के सामने आए। उन्होंने इन सब में या तो बेल को डिनाई कर दिया या फिर अक्यूज्ड के खिलाफ फैसला दिया। केजरीवाल की बेल डिनाई करी, संजय सिंह की बेल डिनाई करी, बीआरएस लीडर के कविता की बेल डिनाई करी। लेकिन जब उनके सामने फॉर्मर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर दिलीप राय का कोल ब्लॉक एलोकेशन केस सामने आया तो उन्होंने पूरे के पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया, क्योंकि दिलीप राय इलेक्शंस लड़ना चाहते थे। तीसरा कारण सबसे सीरियस है। जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी संभावी शर्मा। दोनों एडवोकेट्स हैं और दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पैनल किया हुआ है। अब इम्पैनल का मतलब समझिए यहां पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब गवर्नमेंट को कोर्ट्स में अपने केसेस लड़वाने होते हैं तो वो प्राइवेट लॉयर्स को ऑफिशियली अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। इसे कहते हैं पैनल काउंसिल अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके थ्रू एडवोकेट्स को विजिबिलिटी, प्रोफेशनल स्टैंडिंग और पैसा मिलता है। बहुत से ब्रिलियंट सीनियर लॉयर्स भी सालों तक ट्राई करते हैं और पैनल उन्हें नहीं मिल पाता है। अब देखो कितने पैनल्स मिले जस्टिस शर्मा के बच्चों को। ईशान शर्मा सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट ग्रुप ए पैनल, दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर पैनल काउंसिल, डीडीए में भी पैनल, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी पैनल। संभावी शर्मा, उनको भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल, दिल्ली हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर बना दिया गया। और तो और दोनों भाई बहन को सेम डेट्स पर इम्पैनल किया गया, 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट में और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में। दोनों कोर्ट्स में दोनों के लिए सेम दिन था। और पैनल्स मिलना तो एक बात है, असली पिक्चर आरटीआई डेटा से पता चलती है। ईशान शर्मा को 2023 में 2487 केसेस एलोकेट किए गए, 2024 में 1784। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के टॉप सबसे पब्लिकली विजिबल लॉयर सोहेब हुसैन से भी ज्यादा है। जितने ज्यादा केसेस लॉयर्स को मिलते हैं उतने ही ज्यादा पैसे वो कमा पाते हैं। और ये एलोकेशन कौन करता है? गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसर्स। खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने पब्लिकली कहा है कि गवर्नमेंट पैनल लॉयर्स पार्टी लाइंस पर रिक्रूट होते हैं, मेरिट पर नहीं। इन तीनों कारणों को साथ में रख के देखोगे तो एक पैटर्न दिखता है। इंडियन लॉ कहता है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे केस में यहां ये हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या भारत में न्याय होता हुआ दिख रहा है? एप्लीकेशन खारिज कर दिया। जय श्री राम। ये वो व्यक्ति है जो झूठ और ड्रामेबाजी के लिए मशहूर है। आज एक जजमेंट उनके फेवर में आ गया तो उन्होंने ईमानदारी के हुंकारे भर दिए। उन्होंने पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस चीज से भर दिया कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, और जरा सा एहसास हुआ कि कहीं निर्णय मेरे खिलाफ ना आ जाए तो उन्होंने पूरी न्यायपालिका की सत्य निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो आज न्यायपालिका का जो जजमेंट आया है, न्यायपालिका ने जो अपनी बात कही है, उससे पूरा देश ये कहता है कि भारत के लोगों को न्यायपालिका में विश्वास है। और इस तरह के लोग जो अपनी दबाव की राजनीति, करप्शन की राजनीति से हमारे न्यायपालिका और हमारी जुडिशरी को सत्ते में लाना चाहते हैं, उन पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ चलने वाला नहीं है। न्याय जो है वो होके रहेगा, दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल सिर्फ सिंपैथी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या सच में न्यायपालिका पर गंभीर सवाल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी एक विस्तार जानकारी के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।